नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देख रहा है इंडिया की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज लखनऊ से बहुत डरा देने वाली खबर आई। रिश्तों में बढ़ते तनाव ने तीन जिंदगियां खत्म कर दी। एक बैंक कर्मचारी को अपनी पत्नी पर इतना गुस्सा आया कि उसने सरे बाजार सरेआम उसे मार डाला, गोली मारकर उसकी जान ले ली। लेकिन सनक ऐसी थी कि उसके बाद उसने 2 और जिंदगियां खत्म कर दी। तीन मौत के लखनऊ के गोमती नगर इलाके को हिला कर रख दिया है। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो रिश्तों की सारी हदें पार हो गई और रिश्तों का अंत गोली कांड तक पहुंच गया। कार से जैसे ही उतरी है तो बैंक के सामने उसका पति घात लगा के बैठा था। उसने उसको पकड़ के सर में गोली मार दी है। तारीख गुरुवार, वक्त दोपहर 12:30 बजे। लखनऊ का गोमती नगर इलाका अचानक गोलियों से इलाका दहल गया। दोपहर का वक्त था। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच के बाहर जिंदगी रोज की तरह चल रही थी। बैंक के अंदर बैठी थी मशहूर यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा। दिव्या मिश्रा अपने काम के सिलसिले में कहीं से वापस यहाँ बैंक आई थी। वो जैसे ही कार से उतरी, वहाँ पहले से ही किसी कोने में छिपा खड़ा उसका पति मानस वाजपेयी आया। उसने दिव्या से कुछ हॉट टॉक की और फिर उसे गोली मार दी। पूरा माहौल गोलियों से गूंज उठा। लोग सन्न रहे। गोली सीधे दिव्या को लगी। वो इस जगह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, दिव्या का पति मानस पिस्टल लेकर फरार हो गया। ज्ञात हुआ कि जो महिला जिसको गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक के पास गोली मारी गई थी, उसका पति यहीं रहते थे। उसकी बहन और उसकी जो है यहाँ डेड बॉडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। प्राथमिक छानबीन में हम लोगों को उसके व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पे स्टेटस था उसको भी देखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुसाइड कर रहे हैं और उसने अपनी वाइफ को गोली मार दिया है। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर इस खूनी खेल का सिर्फ ये पहला पन्ना था। असली सनक अभी बाकी थी। गोमती नगर के विवेक खंड से भागकर मानस सीधे पहुंचा हुसड़िया चौराहे के पास अपने किराए के मकान में। कमरे के भीतर मौजूद थी उसकी सगी बहन सीमा उर्फ शीबा वाजपेयी। माँ बाप पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। घर में सिर्फ यही दोनों भाई बहन थे। कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद एक के बाद एक 2 और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई। मानस ने पहले अपनी बहन के सीने में गोली दागी और फिर उसी पिस्तौल से अपनी कनपटी पर ट्रिगर दबा दिया। एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। वारदात से ठीक पहले उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि वो सुसाइड करने जा रहा है। आवाज वगैरह नहीं आई गोली चलने? नहीं, एक्चुअली अंदर जब हम लोग गए थे तो हनुमान चालीसा चल रहा था टीवी पे। तो ये मानस का व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप नंबर पर ये देखिए, टुडे आई किल माई वाइफ एज शी चीटेड ऑन मी, नाउ आई हैव टू किल माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, हर सिस्टर प्रज्ञा एंड भारत नोज एवरीथिंग। ये जो है इन्होंने दावा किया है। ये जो स्टेटस है ये ठीक 12:36 पे आया है, यानी कि 12:36 पे वाइफ की हत्या करके वो घर आए। देखा है एक बजे के आसपास हम लोग ने देखा है इसको। यानी सब कुछ प्री प्लान्ड था। दिमाग में कत्ल और खुदकुशी की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। वो तय कर चुका था कि उसे सब कुछ खत्म कर देना है। ये देखिए मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्या लिखा। उसने लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। उसने मुझे चीट किया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को मारना है। दिव्या की बहन प्रज्ञा और भरत को सब पता है। देखा आपने, मानस लिख रहा है कि दिव्या मिश्रा ने उसे चीट किया और ये बात यूट्यूबर प्रज्ञा और प्रज्ञा के पति भरत को पता है। 1 बजे के आसपास मानस यहाँ पहुँचते हैं, घर के अंदर जाते हैं और इस बीच में एक स्टेटस आता है। जब ये स्टेटस देखते हैं तो उस स्टेटस में पता चलता है कि मानस ने अपनी वाइफ की हत्या कर दी। इस बीच में आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी अंदर जा रहे हैं, तो जब यहाँ पर घर के अंदर वो गए तो घर के अंदर हनुमान चालीसा चल रहा था, तेज आवाज में चल रहा था। मतलब लोगों को व्हाट्सएप स्टेटस से पता चला कि मानस कुछ ऐसा करने वाला है और इसके बाद लोग ऊपर गए।
तो नॉक करने पे नॉक नहीं खुला, कॉल करने पे कॉल नहीं उठी। फिर हम लोग ने 4-5 लोग मिलके दरवाज़ा तोड़ा। अंदर जब गए तो देखा दोनों लोग मृत पड़े हुए थे। आप लोग अंदर गए? हाँ, तो अंदर दोनों लोग लेटे हुए थे, मृत पड़े हुए थे। पिस्टल उनके सीने पे थी और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था। पर उसके बाद पुलिस को जानकारी दी और इस आवाज़ में हनुमान चालीसा चल रहा है? हाँ, राउंडेबल होगी वैल्यू मच्छी। हाँ, अच्छा, यानी इस वजह से गोली की आवाज़ शायद नहीं पता। हाँ, और एग्जैक्टली और रोड पे है घर, तो साउंड तो रहता है तो नहीं सुनेगी। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो गया था कि मानस को जान लेनी पड़ गई, खुद अपनी भी और अपनी पत्नी की भी। सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा ट्रिगर था जिसने मानस को इतना बड़ा दरिंदा बना दिया। तलाक की अर्जी की खुन्नस थी या कोई ऐसा राज जो इन 3 मौतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पिछले 1 साल से तलाक का केस चल रहा था। दोनों अलग रह रहे थे। दिव्या आलमबाग में रहती थी और उसका पति मानस गोमती नगर में रहता था। रिश्ते में कड़वाहट की गहरी खाई बनी हुई थी। 1.5 साल से वाइफ थोड़ा दूर हो गई थी क्योंकि डाइवोर्स फाइल साइन हुआ था। अच्छा, 1.5 साल से वाइफ यहाँ नहीं थी? नहीं, यानी विवाद लंबे समय से 1.5 साल या उससे ज़्यादा से चल रहा था। जी, वो तो घर में तो नोकझोंक होती है, तो यहाँ नहीं आती थी? नहीं, वो अपने घर सिर्फ भाई बहन ही रहते थे? सिर्फ भाई बहन रहते थे। पुलिस की फॉरेंसिक टीम अब कमरों की दीवार, पिस्टल और खून के नमूनों से सच जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबक वही पुराना है। जब रिश्तों में जिद और नफरत का जहर घुल जाए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होता है। इस घटना ने रिश्तों में पनप रही घातक नफरत का डरावना रूप दिखाया है, जिससे सब हैरान हैं। अजय दुबे और विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे 2 सहयोगी रणवीर सिंह लखनऊ से और अजय दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। रिश्तों के कत्ल का एक और ये भयानक मामला लखनऊ से सामने आया है। अब तक की जांच में क्या जानकारी पुलिस के हाथ लगी है? आखिर ये हत्याकांड के पीछे की असल वजह क्या बताई जा रही है? अजय का मैं आगे रुख करूंगी, लेकिन रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, आपके पास भी मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी। क्या जानकारी अब तक आपके पास मिली है, पहुंची है इस हत्याकांड से जुड़ी? क्या वजह रही आखिर इसके पीछे? देखिए, मानस और दिव्या की शादी लगभग 10 से 12 साल पहले हुई थी। शुरुआत में रिश्ता ठीक था। मानस के माता पिता दोनों की कुछ साल पहले डेथ हो गई। बहन जो यहाँ घर पे मानस के साथ रहती थी, उसकी मेंटल स्टेटस ऐसी थी कि वो घर में रहती थी, बीमार थी, इलाज चल रहा था। और इस बीच में मानस, जो कि अपनी बीवी से करीब 5-6 साल से अलग रह रहा था, लेकिन डिवोर्स का जो पिटिशन थी वो करीब 8 से 9 महीना पहले फाइल हुई थी। अब डिवोर्स का केस चल रहा था, दोनों 5-6 साल से अलग रह रहे थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि मानस अपने इस घर से निकलता है। ये जो दुकान दिखाई दे रही है, ये मानस का घर था। ये जो आगे दुकान दिख रही है, इसके पीछे मानस का घर है। आगे की ये जो दुकानें हैं वो किराए पे दिया हुआ था। खुद SBI में नौकरी करता था, ऑडिट का काम किया करता था। जो वाइफ दिव्या है वो ICICI बैंक में थी, रिलेशनशिप मैनेजर। और जो बहन थी वो चूँकि बीमार थी, वो घर में रहती थी। सिर्फ भाई बहन थे। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि पत्नी से कोई आजकल में कोई ऐसा विवाद हुआ हो या शक के आधार पर उसका स्टेटस ऐसा था कि आज वो जाता है लगभग 12-12:15 के पास, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर मिठाई वाला चौक के पास। वहाँ ICICI बैंक में अपनी पत्नी को बाहर बुलाता है, कुछ बात करता है 2-3 मिनट। लोग देखते हैं पति पत्नी हैं, जानते भी हैं, तो कुछ अनयूजुअल नहीं लगता है। लेकिन इस बीच में वो बट से पहले माथे पे मारता है, फिर फायर करता है और फायर करके वहाँ से निकल जाता है। जब तक लोग समझ पाते हैं कि वो कहाँ गया, क्या हुआ, वो वहाँ मिठाई वाला चौक के ICICI बैंक से आता है, हुसड़िया चौराहा, और अपने घर में दाखिल होता है। तो जो दुकान में बैठा हुआ शख्स था उसने भी देखा, पसीने से लथपथ है। हालांकि गर्मी का टाइम है तो उसमें कुछ हैरानी की बात नहीं है। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी देखा। फिर वो घर में दाखिल होता है, टीवी ऑन करता है। घटना है कि किस तरह से दिन दहाड़े ये गोलीकांड हो जाता है। अजय भी, रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं अजय से भी और जानकारी ले लेती हूँ। अजय, क्या वजह बताई जा रही है आखिर? जैसा कि रणवीर भी हमें जानकारी दे रहे थे कि इस वारदात को अंजाम कैसे दिया गया, लेकिन आपके पास इससे जुड़ी कोई जानकारी कि असल वजह क्या रही? जब तलाक का केस चल रहा है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, उसके बाद इस स्टेटस को कैसे डिकोड किया जा रहा है दैट शी चीटेड ऑन मी?
बिल्कुल, देखिए खुद कमिश्नर जो जमीन पर पहुंचते हैं, ग्राउंड पर पहुंचते हैं और तमाम आला अधिकारी, जॉइंट सीपी और इसके अलावा डीसीपी भी मौके पर थे। अब इस मामले में आखिर हुआ क्या, क्यों इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? जब इस मामले में हम लगातार पुलिस से संपर्क कर रहे हैं, परिजनों से बात कर रहे हैं, तो मालूम ये चला है कि 12 साल शादी को हो चुके थे, कोई परिवार में भी एक्सटेंशन नहीं था, बच्चे नहीं हुए थे और लगातार जो है कलह परिवार में बढ़ा हुआ था। जो सास ससुर है, जो मृतका है, उनकी मृत्यु के बाद तो बहुत स्थिति खराब हो गई थी और जो लड़का जिसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी, उस बहन की भी मनोस्थिति खराब थी, डिप्रेशन में थी, उसका भी इलाज चल रहा था। ऐसे में पति पत्नी के बीच कलह लगातार बढ़ती चली जा रही थी। पिछले लंबे समय से वो साथ नहीं थे, तकरीबन 2-3 साल पहले से वो कुछ दिन के लिए घर पर आती थी और उसके बाद फिर वापस मैके चली जाती थी और 1 साल पहले तकरीबन लड़की ने जो है डाइवोर्स का केस रजिस्टर कराया था। इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती थी और आज के दिन बताया गया है कि फोन कर उसे बुलाता है, बाहर बात करने की कोशिश करता है और फिर पॉइंट ब्लैंक सर पर गोली मार देता है। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पीछे घरेलू कलह ही कारण है। उस घरेलू कलह के पीछे की क्या कहानी है? जिसने हत्या की उसने खुद को भी गोली मार ली, अपनी बहन को भी मार दिया और पीछे 2 नाम वो छोड़कर गया है, सवाल जिनसे पूछने के लिए और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात करने के लिए कह रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय और रणवीर, आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिएगा, इससे जुड़ी और जानकारियों के लिए भी हम आगे एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में लगता है कि युवाओं और छात्रों का बोलबाला रहेगा। जेन ज़ी आंदोलन के बाद अब हर शहर में जेन अल्फा भी अपनी मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल, सड़क, टीचर जैसे मुद्दों पर वो सड़कों पर बैठ रहे हैं और प्रशासन को उनकी सुननी पड़ रही है। यही कारण है कि हर दल की नजर अब युवाओं पर है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी दल युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जेन ज़ी और जेन अल्फा ने ऐलान कर दिया है कि जो गलत है उसे सही करना होगा, गड्ढों को भरना होगा, स्कूलों में शिक्षक और सुविधाएं देना होगा। पिछले कुछ दिनों में यूपी से आई इन तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। बच्चों की आवाज इतनी गूंज रही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी इन्हें अब ध्यान से सुन रही है और अपने हिसाब से इन्हें अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आई महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे से, जहां उस वक्त हंगामा मच गया जब रायपुरा कला गांव के स्कूली बच्चों ने खराब रास्ते और जलभराव से परेशान होकर जाम लगा दिया। रास्ता खराब है, हमारी रोज स्कूल जाने में परेशानी हो रही, बच्चों को लेट जाती तो टीचर की धमकी हो रही, यहाँ पर रिक्शा भी नहीं मिलते, यहाँ निकल भी नहीं पाती। सड़क खराब सही करवानी, हमें रोज दिन स्कूल जाते हैं इसलिए हम लोगों को दिक्कत होती है रास्ते में। जहाँ तक नीले वहाँ तक पूरे रोड खराब है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पर बच्चों के साथ बदसलूकी और घसीटकर जाम खुलवाने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप लग रहा है कि बच्चों को धक्के देकर लात मारकर हटाने की कोशिश की गई। पुलिस वालों पर बच्चों को डराने धमकाने का भी आरोप है। ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मौके पर पुलिस के साथ तहसीलदार भी पहुंचे और सड़क सही करवाने की बात कही। बरसात के चलते जल भराव है, उसका भी हम लोग तात्कालिक समाधान कराने का प्रयास करेंगे और भी दीर्घकालिक जो भी योजना है उसको प्रॉपर जो नियमानुसार उस पर कार्रवाई करके इसको निवारण कराने का हमारा हर संभव प्रयास रहेगा। एक और तस्वीर बस्ती जिले के रुधौली से आई। रास्ते में जल जमाव की समस्या को लेकर बच्चों ने वहां से गुजर रहे स्थानीय सपा विधायक राजेंद्र चौधरी के काफिले को ही रोक लिया। विधायक ने वहीं से अधिकारियों से बात की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हमीरपुर जिले में भौली और बचरौली गांव के स्कूली बच्चे बदहाल सड़क की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद बच्चों ने जिला कार्यालय के बाहर सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया और सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत दिक्कतें मिलती है हमें स्कूल जाने में और हमारे स्कूल से गाड़ियाँ जाती है, हमारे गाँव में गाड़ियाँ नहीं जा पाती है। साल तो सुनवाई कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। रोड के बारे में इतनी एप्लीकेशन आई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा के प्रदर्शन का एक बड़ा असर देखा जा रहा है। राजधानी लखनऊ में शिक्षकों की कमी को लेकर सर्वोदय विद्यालय की छात्राओं के सड़क पर उतरकर किए गए प्रदर्शन का बड़ा असर हुआ है। प्रदेश के करीब 100 सर्वोदय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए करीब 500 अंशकालिक या गेस्ट शिक्षकों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही स्कूलों में भोजन व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए गए हैं।
इस बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए दिन शिक्षण संस्थानों की अव्यवस्थाओं की बात सामने आने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने जहां भी कमियां सामने आ रही हैं, वहां के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है। उन्होंने समस्याओं के जल्द निराकरण की हिदायत दी है। शिक्षण संस्थानों की निगरानी अलग अलग नामित अधिकारियों के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि छात्र और युवाओं पर अब हर राजनीतिक दल की नजर है। राजनीति भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार युवाओं और छात्रों के मुद्दे उठाकर यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 17 अगस्त को अखिलेश ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि 2014 में आई बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी असफलता विफलता ये है कि 14 साल तक के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची। जिन छात्राओं को स्कूलों में होना चाहिए वो टीचर की कमी के साथ साथ स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री है क्या? इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने स्कूलों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प चलाया है। वहीं 2017 से पहले स्कूलों के हालात बेहद खराब थे। ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल कि अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं। पेयजल की व्यवस्था दी है। स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है। फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता मोजा स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सत्र के पहले न भवन थे, और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है शिक्षक भी है तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी अब जेन ज़ी और जेन अल्फा को लेकर बात कर रही हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा है। मायावती ने लिखा कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते बच्चे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। मायावती ने स्कूल ठीक करो अभियान का जिक्र करते हुए जेन अल्फा बच्चों के आंदोलनों का समर्थन किया। जेन ज़ी आंदोलन के बाद अब हर शहर में जेन अल्फा का आंदोलन शुरू हो चुका है। ये बच्चे अगले कुछ साल में वोटर बनेंगे, यानी लाखों नए मतदाता जुड़ने वाले हैं। और ये साफ है कि छात्र और बच्चे अब अपनी मांगे, अपनी दिक्कतों को लेकर चुप बैठने वाले नहीं। बस्ती में सतीश श्रीवास्तव, महोबा में इरफान खान पठान, हमीरपुर में रविंद्र निगम, लखनऊ में अजय दुबे के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और ये खबर भी जेन ज़ी से जुड़ी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही युवाओं को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ मोदी सरकार ने वन डे वन यूनिवर्सिटी मास्टर प्लान तैयार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को देश के 800 शहरों में ले जाने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया के दौर में जब देश का युवा रील और स्क्रीन पर बिजी है, तब राजनीतिक पार्टियां उनसे जुड़ने के लिए नए नए रास्ते चुन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के बीच सीधे पैठ बनाने के लिए एक मेगा प्लान लॉन्च किया है। इस योजना का नाम है वन डे वन यूनिवर्सिटी। मोदी सरकार ने वन डे वन यूनिवर्सिटी कार्यक्रम का खाका तैयार किया है। इस योजना का सीधा मकसद है जेन ज़ी से सीधा संवाद। इस योजना के तहत बीजेपी का प्लान क्या होगा, आपको जानना चाहते। मोदी सरकार का एक केंद्रीय मंत्री हर दिन देश की एक किसी यूनिवर्सिटी का दौरा करेगा। मंत्री सीधे तौर पर छात्र छात्राओं से मिलकर उनके मन की बात और चिंताओं को सुनेंगे। युवाओं को सरकार की मुफ्त कोचिंग और रोजगार से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया को इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी पहल के तहत केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल सूरत की SPNIT यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने छात्रों से बातचीत की।
तो आपको भी इस बात को ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी से जुड़े, आप कुछ नया सोचते हो, आप तो देश का भविष्य हो। नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच बीजेपी का ये कदम युवाओं के भरोसे को मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। जितना गुस्सा और आक्रोश है मंत्री लोगों को, कितना सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा आप समझ सकते हैं। कांग्रेस बीजेपी के इस प्लान की आलोचना तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी बड़े स्तर पर जेएनजी के लिए अपनी रणनीति तय कर रही है। कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया कि पार्टी अब युवाओं, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखेगी। राहुल गांधी ने जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया था, वो अब देश के 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में धांधली, बेरोजगारी और महंगी होती पढ़ाई को लेकर कांग्रेस युवाओं के बीच जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि देश के युवाओं की आवाज दबाई जा रही है और वो इसे हर शहर के नुक्कड़ तक पहुंचाएंगे। इसी सिलसिले में छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम 22 अगस्त को पुणे में होने जा रहा है। राहुल गांधी वहां पहुंचेंगे और युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। पुणे आरटी के बगल वाला जो ग्राउंड है, जिसमें कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उस ग्राउंड पे आदरणीय राहुल जी गांधी इनकी छात्रों की गूंज इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सभा होने जा रही है। ये पब्लिक रैली है जिसमें वो जो युवा छात्र हैं उनसे वो डायलॉग करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को एक एक बंद लिफाफा सौंपा गया। इस लिफाफे में कोई सरकारी फाइल नहीं, बल्कि उनका सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड था। और इस परीक्षा में कप्तान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। ये डिजिटल टेस्ट 1 मई से 15 अगस्त 2026 तक यानी करीब 3.5 महीने के कामकाज के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार ने ये देखने के लिए खास सर्वे कराया था कि उनके मंत्री जनता से इंटरनेट पर कितने जुड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए मंत्रियों की 3 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी की गई: इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक। इस रैंकिंग को तय करने के लिए सिर्फ पोस्ट करना ही काफी नहीं था, इसके लिए कुछ कड़े नियम भी तय किए गए। 1 मई से 15 अगस्त का आकलन: मंत्री रोजाना कितनी पोस्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स की संख्या कितनी है, उनकी पोस्ट पर लोगों के कितने लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते हैं। इस रैंकिंग लिस्ट में पीएम मोदी नंबर 1 आए। इस रिपोर्ट कार्ड के साथ ही सभी मंत्रियों को एंगेजमेंट बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मंत्रियों से साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज या सूचनाएं डालना बंद करें। इसके बजाय वो जनता के सवालों के जवाब दें, उनके साथ बातचीत करें और अपनी पोस्ट को ऐसा बनाएं ताकि आम लोग उनसे सीधे जुड़ सकें। इस तरह से सोशल मीडिया पर मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड हो, हर यूनिवर्सिटी में जाकर मंत्रियों का छात्रों से संवाद करना हो, या फिर विपक्ष के हालिया कार्यक्रम, सबके केंद्र में इस वक्त युवा ही हैं। सरकार से लेकर विपक्ष तक सब युवाओं यानी जेनजी को साधने में जुटे हुए हैं। अखिलेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और एक बड़ी खबर, जन सेवा में मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी ने बड़ा प्लान बनाया है। बीजेपी पूरे देश में करेगी आयोजन, नितिन नवीन करेंगे तैयारियों की समीक्षा। 7 अक्टूबर से राष्ट्रव्यापी अभियान चलेगा। गुजरात सीएम से पीएम तक का सफर, 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर और 12 साल प्रधानमंत्री रहे। 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा। देश भर में सेवा संकल्प महोत्सव मनाया जाएगा। विनोद तावड़े राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। हर राज्य में 7 सदस्यीय टीम बनी है। रक्तदान और स्वच्छता शिविर का भी आयोजन होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख रहा है इंडिया में, खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेनजी आंदोलन भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इस पर देश की 2 बड़ी हस्तियों के बीच जुबानी तीर नहीं थम रहे हैं। ये 2 हस्तियां हैं कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव। पहले बाबा रामदेव का कंगना पर बयान और फिर कंगना का बाबा रामदेव पर तीखा पलटवार। किसी ने कहा बिगड़ा दिमाग, तो किसी ने कहा मत देखो मेरी जवानी के सपने। ये जुबानी जंग चल रही है बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच।
इस पूरे घमासान की शुरुआत तब हुई जब बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के एक पुराने बयान पर उंगली उठाई। जब कंगना ने देश के युवाओं को लेकर जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया था तो उनकी काफी आलोचना हुई थी। इसी क्रम में बाबा रामदेव ने भी कंगना के इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कंगना के बैकग्राउंड पर सवाल खड़े कर दिए। रामदेव ने कहा कि युवाओं को गटर कहना बिगड़े दिमाग की निशानी है। बाबा रामदेव के इसी वार पर कंगना रनौत आग बबूला हो गई। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बाबा रामदेव के चरित्र पर ही सवाल दाग दिए। कंगना ने लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए। आपको विस्तार से बताते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या क्या कहा। बाबा रामदेव ने कहा, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी के लिए गटर पटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके बाद कंगना ने पलटवार करते हुए लिखा, बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में डे ड्रीम मत कीजिए। कोई सिर्फ अफवाहों और गॉसिप के आधार पर ही ऐसा सोच सकता है। कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फर्जी मेडिकल दावों को लेकर फटकार नहीं लगी। इसलिए मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे कहीं बेहतर है। यहाँ कोई फ्रॉड नहीं मिला है। एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव हैं तो दूसरी तरफ अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर बीजेपी सांसद कंगना रनौत। युवाओं से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरी तरह से निजी लड़ाई में तब्दील हो चुका है। अब देखना ये होगा कि कंगना के इस बेहद तीखे और बेडरूम वाले बयान पर बाबा रामदेव की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अपने हक की आवाज उठाना सही बात है, लेकिन बवाल करना कहां तक सही है। लद्दाख का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की एक चेक पॉइंट पर सड़क को कुछ समय के लिए बंद करने का विरोध कर रही थी। वो खुद को जेनजी बोल रही थी, काफी खराब अंदाज में सैनिकों से बात कर रही थी। इस वीडियो में दिखने वाली महिला की आलोचना हो रही है। पूर्व सैनिकों ने भी नाराजगी जताई। क्या जेनजी का मतलब है बदतमीजी करना? क्या जेनजी के नाम पर कहीं भी कुछ भी करने की आजादी मिल जाती है? इस वीडियो में दिख रही ये लड़की खुद को जेनजी कह रही है और चेक पोस्ट पर खड़े सैनिकों से कह रही है कि बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। देखो इन्होंने किसी ताला लगा दिया, फिर अपना नाम भी नहीं बताया और वहाँ चले गए। ये देखो यहाँ पे कोई भी जवाबदारी के लिए कोई नहीं बैठा है यहाँ पर। सेना के जवान उसे समझाते रहे, लेकिन ये लड़की कुछ सुनने को राजी नहीं थी। एक संवेदनशील जगह पर हंगामा शुरू हो जाता है। ये लड़की टैक्स भरने की धौंस झाड़ने लगती है। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। मैंने उकसाया। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसीलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए। अब आपका जो भी हुआ था मैंने उसकी वीडियो बनाई। अगर पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास के मीना मार्ग में खराब मौसम के कारण जोजिला पास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे गाड़ियां निकलने की रफ्तार कम हो गई थी। इसी बात पर इस महिला पर्यटक ने शोर शराबा शुरू कर दिया, सुरक्षा बलों पर अपनी भड़ास निकाली। बुधवार 19 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुआ तो अब इस महिला की खासी मजम्मत हो रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम जेनजी हैं कहना अब जानते नहीं हो मेरे पिता कौन है कहने जैसा बन गया है। जेनजी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है जो इस लेडी ने दी है, वो भी
एक देखिए, जिस जगह खड़े होके जहाँ पे हमारे जो फौजी थे वो उनको समझा भी रहे थे, और जिस किस्म की भाषा का उन्होंने यूज़ किया है अगेंस्ट आवर ओन डिफेंस फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज आप कह लीजिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। ये जो घटना कारगिल के ऊपर हुई है और महिला ने अपने आप को जेन ज़ी करके भारतीय सेना के जवानों जो एक लेजिटिमेट ड्यूटी कर रहे थे उनको भड़काने की कोशिश की, धरना देने की कोशिश की, मेरे ख्याल में यह निंदनीय है। एक भारत के एक सभ्य नागरिक होने के नाते आपको समझ में आनी चाहिए कि आप किसको कन्फ्रंट कर रहे हैं। आप कन्फ्रंट कर रहे हैं उन फौजियों को जो दिन रात अपनी जान की हथेली पर लेकर के आपके लिए लड़ते हैं। जिसने कल गुस्से में आके अपने आप को जेन ज़ी बोलते हुए काफ़ी कुछ कहा उन ट्रुप्स को जो ड्यूटी पे थे, और वो ड्यूटी पे इसलिए थे कि वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ थे और ट्रैफिक को वहाँ रोका गया था। तो मैं उस मेम साहब को बताना चाहता हूँ कि मैडम, जस्ट बिकॉज आप टैक्स देती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय फ़ौज यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस जो पुलिस की मालिक बन गई है या मलिका बन गई है। हम सब टैक्स देते हैं, रिटायरमेंट से पहले, सर्विस में और रिटायरमेंट के बाद। ये घटना जहां हुई वो मीना मार्ग LOC के पास संवेदनशील और ऊंचाई वाला इलाका है। ऐसे इलाकों में सुरक्षा कारणों से सड़क बंद करना, घेराबंदी करना या गाड़ियों की आवाजाही को कुछ समय के लिए नियंत्रित करना सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सबको समझना चाहिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूर्व सैन्य अधिकारियों ने खासी नाराजगी जताई है। आप कैसे देखते हैं इसको, जो ये एपिसोड हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? सर, मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है ये उठा, इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई हुई है। ऐसा ये होना नहीं चाहिए। इसको मतलब ये जेन ज़ी वर्सेस मिलिट्री नहीं बनाना चाहिए। ये कुछ इररिलेवेंट है ये मुद्दा, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जनरेशनल आइडेंटिफिकेशन को राइट या प्रिविलेजेस मांगने का वो एक राइट नहीं बना देना चाहिए प्रिविलेजेस मांगने के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था पहलगाम में क्या हुआ था, उसके वजह से ही इतने सारे सिक्योरिटी डिप्लॉयड रहती हैं, तो उन्हें एज अ टूरिस्ट थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। सहमत भी हो और नहीं भी हो, क्योंकि एज इंडिया वी हैव डेमोक्रेसी टू स्पीक वट एवर वी फील। जो भी हमें लगता है हमारे पास राइट है कि हम बोलें, और वहाँ पर उन लेडी ने वही किया जो उन्हें उस टाइम फील हुआ। जिस तरह इस महिला ने हरकत की उसकी युवा पीढ़ी भी घोर निंदा कर रही है। जेन ज़ी का आंदोलन हुआ, छात्रों और युवाओं ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी मिसाल देश दुनिया में दी जाने लगी। उस आंदोलन में शिक्षा, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए गए। लेकिन इस तरह की वीडियो के सामने आने के बाद ये चिंता जताई जाने लगी है कि ऐसी घटनाएं जेन ज़ी की छवि को खराब न कर दें। जम्मू में प्रदीप दत्ता के साथ NDTV इंडिया। NDTV के मैनेजिंग एडिटर शिवरूर ने उसी जेन ज़ी युवती से बात की। उस लड़की का क्या कहना है आपको वो भी सुनना चाहिए। I want your side of the story. What happened? Tell us. हेलो, उस दिन जो चीजें हुई थी उसका जो वीडियो लोगों ने डाला हुआ है वो करेक्ट वीडियो नहीं है। उसमें मैं हूँ और मैं वहाँ पे चिल्ला भी रही हूँ, शाउट भी कर रही हूँ, इवन मैं फ्रस्ट्रेट होकर बहुत चीजें बोल भी चुकी हूँ उस वीडियो में, जो कि मैं जानती हूँ। और पहली बात ये है कि ये वीडियो 1 मंथ पुरानी है, जिसको आज वायरल करके मुझे बदनाम किया जा रहा है, जबकि मैं इंडियन आर्मी को इतना रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से मेरे देश की इंडियन आर्मी को इतना बुरा लगा कि मैंने ये सब चीजें बोली। उस दिन ये हुआ था कि हम लद्दाख से वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हमें नहीं पता था कि उस दिन VIP मूवमेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। हम लोग वहां पे बैठे हुए थे, तो हमें 3-4 घंटे वहां सुबह से वहां पे वेट करते हुए हो गए। फिर हमने एक फौजी से पूछा कि सर और कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कि मैम 1 घंटा और लगेगा। फिर हम लोगों ने 1 घंटा और वेट किया। वैसे वेट करते करते 6 घंटे हो गए। तब तक आगे से आवाजें आने लगी कि आगे फाइट चल रही है, फौजी और शायद जो वहां पर बॉर्डर पे पुलिस तैनात थी उनके साथ। हम लोग भी गए, हम लोग बहुत पीछे थे, हम लोग आगे गए, हमने देखा तो वहां पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी। वहां पे जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनके साथ और पब्लिक की। उस फाइट के बीच में मैं भी चली गई। मैंने बोला कि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, 6 घंटे हो गए, हम लोग वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं। आपके VIP मूवमेंट के चक्कर में हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप लोगों को हम लोग टैक्स पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो हमारे साथ ये सब चीजें क्यों हो रही है। लेकिन उस चीज को इतना नेगेटिव वे में दिखाया गया कि मैं इतना डिप्रेशन में चली गई कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं कोई पब्लिक फिगर नहीं हूँ सर। मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं रही। जी बिल्कुल मैडम, लेकिन आपका चेहरा, आपके शब्द, आपकी जो ये वीडियो है, ये आपने देखा है कि अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स पूरा वायरल है। ये आपके शब्द हैं,
हम सबको फ्रस्ट्रेशन होती है, सबको वेटिंग के लिए फ्रस्ट्रेशन होती है मैडम, ये लेकिन ये लद्दाख है, ये एक फॉरवर्ड एरिया है, ये एक मिलिटराइज जोन है, उसको लेकर आप ये सब बोल रहे हैं कि वी आर जेन जी, ये पार्लियामेंट तक जाएगा, you know, my salaries pay your taxes, and in this video we can clearly see कि आप एक आर्मी ऑफिसर के साथ ऐसे बात कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा है। मैं मानता हूं आपकी बात कि ये 1 महीने पुरानी की वीडियो है और आप बोल रहे हैं कि किसी ने इसको वायरल कर दिया आपको बदनाम करने के लिए, वो सब रहने दीजिए, ये तो आपके शब्द हैं मैडम, आपने ये बोला है। जी हाँ, मैंने ये सब चीजें बोली हैं क्योंकि उस वीडियो में मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रस्ट्रेशन में जो भी बोला वो बिल्कुल सही नहीं था, वो बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि मैंने भी वीडियो बनाई है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरा भी फोन ओपन है। बट जब वो चीजें सारी खत्म हो गई तो तब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि गलती हमारी है। अगर वीआईपी मूवमेंट था, हमें नहीं पता था, फ्रस्ट्रेशन में आके उल्टा सीधा बोल दिया। मैंने उन सर से वहां सॉरी भी बोला था, जिसका वीडियो किसी ने उठाया नहीं है। और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, भारत का विश्वास।